हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज क्या करेंगे? तो आज हम ज्योमेट्री सेक्शन का बच्चों नया चैप्टर क्लास 9th का जो कि है लाइंस एंड एंगल्स वो स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिक से पढ़ेंगे। इसको पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। आज जो हमारा क्लास है बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1 बिकॉज ये 6 चैप्टर है। ये इसका पहला एक्सरसाइज 6.1 है। तो लेट नहीं करते हैं, उठाओ कॉपी कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे, कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस के बारे में आपने स्मॉलर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइंस को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लाइन कब ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइंस सेगमेंट भी है, लाइन भी है, लाइन सेगमेंट भी है, रे भी है। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कब कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको जानकारी होनी चाहिए बच्चों इसके बारे में। ये क्या है, दिख रहा है आपको? ये है पॉइंट, है पॉइंट। पॉइंट क्या देता है आपको? पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन देता है किसी चीज का, एग्जैक्ट लोकेशन देता है। पॉइंट ऑलवेज गिव्स अस एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनीथिंग। सपोज करो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर भी 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे सपोज, तो ये क्या होगा? ये पॉइंट क्या दिखा रहा है बताओ? तो ये पॉइंट एक्चुअली क्या हो गया? 4 and 4 नहीं हुआ, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। तो ये पॉइंट बताया क्या? एग्जैक्ट लोकेशन बताया ना, तो पॉइंट का यही यूज होता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अब आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों लाइन सेगमेंट। विल अंडरस्टैंड लाइन सेगमेंट फर्स्ट एंड लाइन सेगमेंट से हम लाइन समझ लेंगे इजीली। देखिए कैसे लाइन सेगमेंट होता क्या है। दो पॉइंट है बच्चों, दो पॉइंट को जब एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कराते हैं, दो पॉइंट को जब एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हो गया ए और बी, तो जो हमको मिलता है दैट इज सेड टू बी अ लाइन सेगमेंट। ये कहलाता है लाइन सेगमेंट, याद रखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? डेफिनेशन होगा अ लाइन, या बोल सकते हैं अ स्ट्रेट पाथ, नॉट लाइन, अ स्ट्रेट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स। यहां हमने क्या लिया पॉइंट्स को? ए एंड बी, नेमली ए एंड बी लिख लो, नेमली ए एंड बी। क्लियर है? क्या मिलेगा हमको? तो हमको मिलेगा लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट मिला। लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई, हम लिखेंगे ए बी बच्चों और यहां एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे ए बी के ऊपर। ये हम इसको लाइन सेगमेंट की तरह डिनोट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है हमारा, हमको देखना है लाइन के बारे में देखना है। चलो लाइन के बारे में देखते हैं। मैंने कहा अभी आपको लाइन सेगमेंट से ही हम लाइन को बता देंगे और लाइन को ही ड्रॉ कर देंगे। चलिए करते हैं उसको। सपोज करें हमने अभी क्या ड्रॉ किया? हमने एक लाइन ड्रॉ किया बच्चों, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था। अभी हमने ड्रॉ किया, देखिए ए बी, ये ड्रॉ किया था। तो लाइन क्या होगा? तो जब इसको एंडलेसली हम दोनों तरफ से बढ़ाते जाएंगे, बिना रुके एंडलेसली बढ़ाते चलोगे दोनों तरफ से, तो जो मिलेगा आपको वो कहलाएगा आपको लाइन। ठीक, कहलाएगा लाइन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? when a line segment produce endlessly to both sides, endlessly बोथ साइड में हम क्या करेंगे? उसको बढ़ाते चलेंगे बिना रुके, एंडलेसली चलते चला जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज बच्चों, हमारा ये कहलाएगा लाइन। क्लियर है? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीज है जो मैं छोड़ दिया अभी? लाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करोगे? तो ये डिनोट हो सकता है ए बी, ये ऐसे। क्लियर है? अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं इसमें बताओ?
तो देखो इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, याद रखना है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स किसका कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स हम उसको लेते हैं। समटाइम्स हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे ऐसे लिखा हमने इसको एल से या फिर हमने एम से भी डिनोट किया। क्लियर है? इसका ये याद रखना, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इट्स नॉट हैव, बोल सकते हो इट्स नॉट, ऐसे लिख लो उसको, इट्स नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। क्लियर है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है? हाँ, और एक और चीज, क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं, इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो बोलो सर आपने ड्रॉ तो किया है। इसको ड्रॉ नहीं किया बच्चों, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। लाइन को हम पेपर पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन दोनों तरफ से बहुत लंबा होता है बच्चों। तो लाइन को हम सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है? अब आप इसको लिख लो। सो बच्चों, अब हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रे। रे क्या होता है? अभी हमने पढ़ा लाइन के बारे में, क्या पढ़ा कि लाइन को जब हम एंडलेसली या इनडेफिनेटली दोनों तरफ बढ़ाते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो जो हमको मिलता है वो कहलाता है लाइन। रे में क्या होगा कि मान लो जब आप लाइन सेगमेंट एक दिया हुआ है, ये आपका लाइन सेगमेंट है, थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका लाइन सेगमेंट है बच्चों, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी। ठीक है? अब मैं किसी एक तरफ इसको बढ़ाऊं बच्चों, ये यहां बढ़ा दिया, देखो एक तरफ बढ़ाऊंगा, तो ये कहलाएगा रे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अ लाइन सेगमेंट produced indefinitely from one side, from not both side, from one side, एक साइड से हम उसको जब एलिब्रेट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो हमको रे कहलाता है। ठीक है बच्चों? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ डाल दिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, इसका एक पॉइंट होता है, ये याद रखना, इट्स हैव ओनली वन एंड पॉइंट, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। तीसरा चीज, इसको भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वो तो हम पेपर में इसको जो करते हैं, ये जो हमने किया, ये रिप्रेजेंट किया है, ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि बहुत लंबा होगा बच्चों, ये याद रखना। क्लियर है? ये हो गया आपका रे। रे के बाद आता है बच्चों हमारे पास, हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है पॉइंट, क्या नहीं होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बता दो? बहुत सारे यूजेस हैं इसके। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा रखा है पिछले क्लासेस में। चलिए तो मैं बताता हूं आपको, इसका डेफिनेशन देख लो। 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लेइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन और सेम स्ट्रेट लाइन, यू कैन से, लाइन तो स्ट्रेट ही होगा बच्चों, सेम लाइन। कहने का मतलब मान लो 3 पॉइंट है बच्चों, 1 2 3, ये 3 पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो आप देखो ये 3 पॉइंट जो है ये इसी लाइन पे तो है, ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 पॉइंट इसी लाइन पे है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। बस 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो मिले, जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, वो कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जस्ट इसका रिवर्स कर दो, 3 से कम पॉइंट हुआ, 3 या 3 से कम पॉइंट हुआ, तो वो जो पॉइंट लाइन पे लाइन नहीं करेगा, लाइन पे लाइन नहीं करने से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों, ये देखो ये 2 ही पॉइंट है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट हुआ।
2 पॉइंट हुआ, तो 2 पॉइंट हुआ तो हम इसको लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भैया? 2 3 से कम है, 3 से कम है। और एक पॉइंट देखो जो सी पॉइंट है वो लाइन पे है क्या? नहीं है, तो ये कहलाएंगे बच्चों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? नोट करो इसको। ना बच्चों मैंने लिख रखा है कॉन्करेंट लाइंस, सुना है आपने? नहीं सुना है तो आज सुनोगे। चलो अब मैं एक चीज पूछता हूं आपको, आप सोचो क्या हो सकता है। सपोज करो मैंने ये पॉइंट से, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। लाइन का नाम दे दिया मैंने एल। क्लियर है? फिर एक और लाइन ड्रॉ की है बच्चों मैंने जो कि पास हुआ ए से, उसका नाम दिया एम। फिर एक और लाइन ड्रॉ किया जो फिर ए से पास हो रहा है, इसका नाम दिया मैंने एन। क्या बोलोगे इसको? तो जब भी बच्चों 3 और मोर देन 3 लाइन पास होता है गिवन पॉइंट से, तो वो कहलाता है बच्चों कॉन्करेंट लाइन। ये सिचुएशन जो है ये कॉन्करेंट लाइन का सिचुएशन है। ठीक है? व्हेन क्या होगा डेफिनेशन? व्हेन 3 और मोर लाइंस passes through a given point, then it is said to be concurrent। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? concurrent line बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दो है हमारा। पहला है इंटरसेक्टिंग बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस। भैया ये बहुत यूज होने वाला है, इसको आराम से, प्यार से और अच्छे से समझेंगे। नहीं, इंटरसेक्टिंग। और दूसरा है पैरेलल लाइंस। ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइंस एंड एंगल्स का रिगार्डिंग, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस बताओ मुझे, ये कैसा लाइन है? ये कैसा लाइन है? इंटरसेक्टिंग बोलोगे। क्यों इंटरसेक्टिंग बोलोगे? बिकॉज देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइंस। अगर लाइन मान लो ये लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ओ जिससे ये पास हो रहा है। देखो ये सी डी जो है ओ पे भी है, ये ए बी जो है ये ओ पे भी है, मतलब ये ए बी पे ओ है, सी डी पे भी ओ है, मतलब ये ओ पॉइंट जो है दोनों लाइन पे है ना? तो ये क्या कहलाएंगे आपको बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या लिखेंगे हम इसको? when a two or more lines have a common point, जिसका एक कॉमन पॉइंट होगा। देखो ना, कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको उसमें? ये कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? ओ ठीक है बच्चों। तो जब कॉमन पॉइंट होगा दो लाइंस के बीच तो ही तो इंटरसेक्ट करेगा, और ये आपका जो पॉइंट होगा बच्चों ये कहलाएगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखना, इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन कट किया। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आते हैं भैया पैरेलल लाइंस क्या होगा। सब जान रहे हो, पहले से भी जान रहे हो, लेकिन इसका मतलब समझो। आज ये हमने ड्रॉ किया है पैरेलल लाइंस। हाउ कैन यू से इट्स अ पैरेलल लाइन? बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स। भैया दोनों लाइन के बीच, अगर लाइन एल इसको लूं मैं, इसको मैं अगर एल लेता हूं, इसको एम लेता हूं, दोनों लाइन के बीच कोई क्या कॉमन पॉइंट है? देखो ध्यान से। इसको पैरेलल कब कहेंगे? कि जब दोनों लाइन विल नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्लियर? इसमें कॉमन पॉइंट था, क्या था? ओ था, जो देखो लाइन ए बी पे भी लाई कर रहा था, लाइन सी डी पे भी लाई कर रहा था, ओ, इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। ये पैरेलल क्यों हुआ? क्योंकि इसके इन दोनों लाइन में, लाइन एल और एम में, या ए बी और सी डी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है? इसीलिए क्या कहलाया बच्चों? पैरेलल लाइंस कहलाया। अच्छा,
इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ध्यान देना है हमको कि पैरेलल लाइंस की एक चीज़ और होती है क्या, कि इसका जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसका जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालो इस पर, हमेशा परपेंडिकुलर सेम आएगा, और इसका डिस्टेंस जो होगा वो थ्रू आउट द लाइन, जहां तक ड्रॉ करोगे दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होगा, सेम होगा एट एवरी प्लेसेस। द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines are always same। ठीक है, इसी से हम पता करते हैं कि भैया ये दो लाइन जो है पैरेलल है। इसमें देखो डिस्टेंस सेम नहीं होगा, अगर चाहो तो आप कुछ इस तरह का भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर बोलोगे सर इस तरह का ड्रॉ किया मैंने, इसका L दिया नाम, इसका M दिया, क्या ये पैरेलल लाइन है? नहीं है पैरेलल लाइन। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम देखो कॉमन पॉइंट तो अभी दिख नहीं रहा आपको, बट अगर देखो दूसरी वाली कंडीशन देखोगे तो कहता है, दूसरी वाली कंडीशन हमारे पास कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। तो दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चलो कंसीडर करते हैं ये पैरेलल लाइन है, तो भैया पहला पॉइंट था कि कॉमन पॉइंट नहीं दिख रहा, तो नहीं है कॉमन पॉइंट। ठीक है, इसमें तो दिख नहीं रहा अभी हमको। हाँ, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या सेम है क्या? ये देखो डिस्टेंस और इसको देखो डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच? डिस्टेंस सेम नहीं है ना, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? ये था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कंकरेंट लाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट्स, आप इसको नोट करो ना बच्चों। हमने लाइंस के बारे में पूरा पढ़ लिया, जो जो पॉइंट्स थे जानने के लिए उसको हमने खत्म कर लिया। अब हमको देखना है एंगल्स के बारे में। तो भैया एंगल्स के बारे में पढ़ना है तो हमको सबसे पहले जानना है कि एंगल बनता कैसे है। समझो बनता कैसे है कि भैया एक पॉइंट से जब दो लाइन ऑरिजिनेट होंगे, ठीक है, तब जो हमको मिलेगा वो हमारा एंगल मिलेगा। ये हमारा थीटा एंगल बोल सकते हो, जो कि हम डिग्री में मेजर करते हैं। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन? व्हेन अ टू, लाइन नहीं बोलेंगे, रे बोल सकते हो, लाइन तो नहीं है, लाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली बढ़ाओगे तो। व्हेन अ टू रेज originated from a point, a same point बोल सकते हो। सेम पॉइंट से ही तो ऑरिजिनेट हो रहा है ना भैया, सेम पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पॉइंट, ये जो रे ऑरिजिनेट हुआ बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा? इसको हम आर्म्स बोलते हैं। ये पहला आर्म, ये दूसरा आर्म। ठीक, इसके बीच का जो एंगल हुआ, जो बना, जो मेजर करेंगे, ये हमारा एंगल होगा। ठीक है, तो इसको भैया डिनोट कैसे करेंगे? ए ओ बी मान लो इसका नाम है, ये ओ ए रे है और ये ओ बी रे है। ठीक है, अब इस एंगल को हमको डिनोट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम करते कैसे हैं? बहुत तरीका है डिनोट करने का। एक तो हम लिख सकते हैं इसको ए ओ बी, या फिर एंगल ओ बी लिख सकते हो। ठीक, या यू कैन ऑल्सो राइट एंगल बी ओ ए। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको, आप ये लो, ये सबसे बेस्ट है। एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है, हमेशा याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही प्रेफर करते हैं। वी ऑलवेज प्रिफर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो इसको ही हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, इसका और सबसे सुटेबल तरीका क्या होगा लिखने का? तो हम इसमें बच्चों एम लगाएंगे, एम ऑफ ए ओ बी, एम ऑफ ए ओ बी, जो कि क्या है? थीटा है। थीटा डिग्री है। थीटा क्या है? यहाँ आपका अननोन एंगल है। थीटा क्या है? ये जो है बच्चों आपका अननोन एंगल है। हम इसको अननोन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग हियर थीटा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये हो गया आपका मेजर। जनरली हमको डिनोट ऐसे करना चाहिए, बट हम इसको डिनोट ऐसे कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एवरी टाइम विल नॉट गोइंग टू राइट एम फॉर ए ओ बी, एम फॉर एम, एम फॉर एंगल ए, एम फॉर एंगल बी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। अभी जो आप पढ़ रहे हो बच्चों क्लास 10th में, 9th 10th में जो पढ़ोगे आप,
अभी 9th में और 10th में जाओगे तो 10th तक आप जो पढ़ोगे, वो जो मेजर पढ़ोगे, एंगल मेजर पढ़ोगे, वो आपका होगा डिग्री में। किस में होगा बच्चों? डिग्री में। जब क्लास 11th एंटर करोगे तो आपको वहां नया मेजरमेंट दिखेगा, रेडियन में मेजर करना होता है। हाँ, बहुत सारे एंगल के मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, तो वहां आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा एंगल के बारे में कि एंगल होता क्या है। जब एक ही पॉइंट से दो रे ऑरिजिनेट होते हैं तो ये एक एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपका आर्म कहलाता है और जो एंगल बना उसको हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे ऐसे या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम इसको लेके चलते हैं कि ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एंगल्स को हम लोग हमेशा डिग्री में ही मेजर करते हैं। इसको लिखो। इसके बाद में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप्स के एंगल्स है, लिखो इसको। राइट का। सो बच्चों, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। हमने एंगल्स पढ़ लिया, क्या है टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल सिंपल सी बात है। एक्यूट एंगल क्या होगा? द एंगल, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, द एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। और प्रिसाइसली आप बोल सकते हो whose measure is more than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। भैया जिस एंगल का मेजर क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो। देखो मैं ड्रॉ करता हूं, ये आपका मैंने एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दिया मैंने ए, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, ये हो गया बी। अब ये जो एंगल ड्रॉ हुआ बच्चों, इसको मैंने दिया x डिग्री। अब जब आप मेजर करोगे कि जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये स्ट्रेट होता, यहां ऐसा अगर लाइन होता तो ये 90 होता, तो ये क्या है 90 से तो कम ही है ना बच्चों। तो 90 से कम है, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। तो हियर x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। क्लियर है? ठीक, अगला हमारा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या? द एंगल whose measure is 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री जिसका मेजर हो, ना ही ज्यादा ना ही कम, एग्जैक्टली 90 डिग्री जिसका मेजर हो बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा वो राइट एंगल। ये हो गया ए, इसको हमने ले लिया ओ, इसको ले लिया बी, ये एंगल आपका मान लो y। ठीक, तो यहां बच्चों हमारा क्या हो गया? y इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल, ओके, नॉट ट्राइंगल, सॉरी, y इज अ राइट एंगल। ठीक, अच्छा, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा बच्चों वो 0 डिग्री से, एक्यूट एंगल जो होगा, x यहाँ क्या है बच्चों? एक्यूट एंगल है, तो हमारा x जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अच्छा, y के लिए क्या लिख सकते हो? तो y के लिख सकते हो भैया कि 90, y जो है यहाँ एग्जैक्टली विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो होगा, बोलो, यही कंडीशन तो होगा भाई दोनों में। हाँ, एक्यूट में ये, राइट एंगल में ये दोनों इसका डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? पॉज करके लिख लो। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि होता है एन एंगल whose measure is more than, you can say more than 90 degree and less than 180 डिग्री। भैया जो एंगल का मेजर 90 से ज्यादा और 180 से छोटा, ठीक, 180 से बड़ा नहीं,
90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ये देखो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब बताना, अगर स्ट्रेट लाइन अगर यहां ड्रॉ करते तो ये 90 होता, पता है आपको ये 90 है, तो 90 से तो ज्यादा है ना एंगल है। तो ये जो हमारा एंगल हो गया बच्चों, हमने मान लो Z मान लिया, यहां इसको AOB लिख दिया, तो ये Z जो है हमारा क्या हो गया? Z इज अ ऑब्ट्यूज, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है? ठीक है। और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे लिख सकते हैं? तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं भैया, जो एंगल 90 से बड़ा हो, तो यहां Z 90 से बड़ा है और 180 से छोटा हो, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज कहलाएगा। बोलो, ठीक है। अगला हमारा है 4th नंबर, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल क्या और कब ड्रॉ होगा स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट लाइन जानते हो, चलो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब ये स्ट्रेट लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी बच्चों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है तो उसमें जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनता है, सपोज ये पॉइंट O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ये जो एंगल हुआ बच्चों, ये आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेट्स से इट्स अ Z, ये एंगल का नाम Z दे देते, इसको दे देते हैं P दे देते हैं, चलो P दे देते हैं। ये हो गया हमारा P। तो ये जो P एंगल है कितने का है? 180 डिग्री का है। इसका मतलब स्ट्रेट एंगल क्या हुआ? स्ट्रेट एंगल हुआ एन एंगल whose measure is exactly equals to 180 डिग्री। जिस एंगल का मेजर 180 डिग्री के बराबर हो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। क्लियर? स्ट्रेट एंगल कब ड्रॉ होगा, कब मिलेगा हमको? जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। याद रखना, स्ट्रेट, इसको समटाइम्स हम इसलिए स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी बोलते हैं, आप उसको शॉर्ट में स्ट्रेट एंगल बोल सकते हो। जब भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा उस पे जो एंगल बना बच्चों, वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हियर P इज अ स्ट्रेट एंगल, लिख सकते हैं P इज अ स्ट्रेट एंगल। वी कैन राइट लाइक दिस। अब फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि ये जो P है यहां, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। बोलो, क्लियर है? चलो फिर पॉज करके लिखो। सो बच्चों, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? देखो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने अगर ये ड्रॉ किया है ऐसा, और ये हमारा एंगल है, ये एंगल है। अच्छा ये बताओ, ये आपका अगर स्ट्रेट लाइन होता, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल जो है बच्चों इस स्ट्रेट लाइन से तो ज़्यादा ही है, बढ़ रहा है, मतलब 180 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब, इसका डेफिनेशन होगा कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, जिसका मेजर बच्चों 180 डिग्री से मोर होगा। देखो ज्यादा है कि नहीं है, लाइन को अगर बढ़ाओगे तो ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। एक और कंडीशन है इसमें कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री ज्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखना। चलो, तो ये हमारा हो गया, हमने इसको नाम दे दिया O, ये A, ये B, इसको दे दिया Q। तो यहां हमारा बच्चों Q इज अ क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है? कुछ भी हो सकता है, 132 डिग्री, 155 डिग्री, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन 180 से ज्यादा होना चाहिए, 180 ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी 187, 195, 210, लाइक दिस इट कैन बी। अगर 180 से कम हुआ तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके बाद इसको सिंपली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं कि भैया 180 यहां लिखें,
360 यहाँ लिखें और बीच में हमने डाल दिया Q, जो कि हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्लियर? चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इसमें है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देखो नाम से ही क्लियर है, कंप्लीट। ठीक, कंप्लीट एंगल तो पहले भी आपने पढ़ा है, क्या बताता हूं। देखो अगर मान लो ये लाइन है और इस पॉइंट से ही लाइन ओरिजिनेट हुआ है, तो अगर इस पॉइंट का मैं एक राउंड लगाता हूं बच्चों, एक राउंड लगाता हूं, उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कंप्लीट एंगल। तो अगर तुम इस एंगल को नाम दे दो, एफ दे दो, चलो एफ मैंने दे दिया, और ये आपका हो गया ए और ये हो गया ओ, तो यहां जो है एफ आपका इज अ कंप्लीट एंगल बोल सकते हो, है। ठीक है, कंप्लीट एंगल है। और क्या है? तो और सिंप्लीफाई तरीके से हमारा जहां एफ जो है इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, इसका और एक कॉन्टेक्स्ट है कि एक रिवोल्यूशन, इसका इस पॉइंट का एक रिवोल्यूशन लगाते हैं तो 360 डिग्री होता है। 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये याद रखना। 1 यहां लिख देता हूं, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये भी रिलेशन हमारा यूज होता है। क्लियर है? नोट करो इसको। सो बच्चों, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। पहले करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, समझो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स is 90 degree, then it is said to be a complementary angle. Complementary angle. क्लियर है? उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। कब कहेंगे? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। देखो सपोज करो मैंने दो एंगल ये ड्रॉ किया, ये एंगल एक, ये दूसरा एंगल मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया। चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये दो एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। एक एंगल है आपका लेट्स से 60 डिग्री और ये दूसरा है आपका 30 डिग्री। चलिए ये हो गया ए ओ बी एंड ये हो गया सी पी डी। क्लियर? ये दो एंगल को देखो, ये दो एंगल को अगर हम ले, ये इसको ले x बच्चा और इसको ले y, अगर ठीक है, इसको अगर हम लेते हैं x और इसको लेते हैं y, तो देखो ना यहाँ एंगल x प्लस वाई करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा ना। तो देखो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो एंगल का सम 90 के बराबर होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझ सकते हो। सपोज करो ये अगर मैंने ड्रॉ किया बच्चों, देखो ये क्या है, ये आप पहले से जानते हो, इसको तो मेजर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये आप पहले से जानते हो कि ये 90 है, तो अगर इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, अगर मैंने यहां ड्रॉ किया और ये है अगर 35 डिग्री, और तो ये कितना है बताओ? 90 में से माइनस करो कितना आएगा? 55 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो जानते ही हो आप क्या आने वाला है? 90 तो आने वाला है। तो दोनों को क्या कहोगे आप? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? दोनों क्या कहोगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहोगे। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंगल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
are said to be a complement of each other, a complement of each other. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, इसके बाद है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल भैया, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि उसी तरह का है बट सम का जो आंसर है वो डिफरेंट है। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब दो एंगल का सम बच्चों 180 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सप्लीमेंट्री एंगल। इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करें आप कि सपोज करते हैं एक एंगल आपका ये है 120 डिग्री और एक एंगल आपका ये है जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, अब मान लो इसको ये है P और ये है Q। ठीक है, ये एंगल P और ये एंगल Q। तो यहां से बताओ ना, P प्लस Q क्या होगा? 180 के इक्वल तो होगा ना? तो क्या कहलाएगा ये? सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो है बच्चों पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। पेयर ही आएगा इसका, सिंगल नहीं आएगा, जोड़े में है। ठीक है, चलो P प्लस Q क्या होगा आपका? 180 डिग्री हुआ। अच्छा, एक और कंडीशन देखो, ये हमने ड्रॉ किया था, अभी हमने पढ़ा था कि भैया ये क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये हम जान रहे हैं। अच्छा, इसमें जो एंगल फॉर्म होता है जो कि होता है 180 डिग्री का, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बताओ, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को डिवाइड कर दूं, अगर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं और ये हो गया आपका सपोज करते हैं ये हो गया आपका 55 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 125 डिग्री। देखो, इन दोनों का सम भी क्या होगा बच्चों? 180 तो होगा। तो क्या कहलाएगा ये भी कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नोट करो इसको। सो बच्चों, आज अभी तक हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये हमने आज कवर कर लिया। ये है आपका इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट किया था, जो कि आज फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमें एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.1। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो टुडे हियर ओनली। नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो हम कहाँ कवर करेंगे? आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना भूलना मत। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।